हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, विजय माल्या स्कैम के बारे में भी सुना होगा, नीरव मोदी स्कैम के बारे में भी सुना होगा। लेकिन एक स्कैम इन सारे स्कैम्स का बाप था, जिसमें हर व्हाइट कॉलर ऑफिसर मिला हुआ था। पॉलिटिशियन, एडवोकेट, पुलिस ऑफिसर्स एंड मीडिया रिपोर्टर, सबके सब इसमें शामिल थे। स्कैम ने सबकी नींदें उड़ा दी थी। और स्कैम की स्टोरी की शुरुआत जब होती है, जब मुंबई में बैठे एक रिपोर्टर को 100 पेज की एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें पिछले 11 साल से चल रहे स्कैम के बारे में लिखा होता है। और वो स्कैम कोई और स्कैम नहीं, वो होता है तेलगी स्कैम वर्थ 30,000 करोड़। स्टोरी में ऑलमोस्ट हर कोई इन्वॉल्व था, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन, जेल अधिकारी और भी बहुत सारे लोग। लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत होती है इसके मेन कैरेक्टर से, जिसके फादर जेल अधिकारी हुआ करते थे कर्नाटका में। जब ये छोटे थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। छोटी उम्र में इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी। अपनी पढ़ाई के साथ ये पार्ट टाइम में फ्रूट बेचा करते थे स्टेशन पे, जहां पर सिर्फ 14 से 15 ट्रेन रुका करती थी। उस टाइम पर इसी से इनका घर चला करता था। लेकिन उस टाइम पे इनको एक बात समझ आ गई थी कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो अमीर तो बनना पड़ेगा। ऐसे ज़िंदगी जीने में कुछ नहीं रखा है बाबू। और एक अमीर ज़िंदगी जीने के लिए ये शॉर्टकट ढूंढना चालू करते हैं। अपनी बीकॉम कंप्लीट करने के बाद भी इनको जॉब नहीं मिलती है। ये जॉबलेस रहते हैं कर्नाटका में। इसलिए वो जॉब ढूंढने के लिए दूसरी सिटी में जाते हैं, जो कि होती है मुंबई। उस टाइम पर मुंबई पे गैंगस्टर का राज हुआ करता था। जॉब भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन इनको एक जॉब मिली भी थी एज अ सेल्स पर्सन, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा टिके नहीं। जॉब से निकाले जाने के बाद तेलगी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगा, और उसको एक शॉर्टकट मिला भी। उस टाइम पर बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया जाने के बारे में सोचते थे, जिससे वो वहाँ पे जाके बहुत सारा पैसा कमा सकें और वापस आके अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। और उसी टाइम पे बहुत सारी इलीगल कंपनीज लोगों को सऊदी अरेबिया भेजा करती थी, इलीगली, स्पेसिफिकली गैंगस्टर्स को, क्योंकि लीगली तो उनको वीज़ा मिलता नहीं था। इसलिए ये धंधा बहुत सही चलता था। और ऐसा ही बिजनेस तेलगी ने स्टार्ट किया। लेकिन 2 दिन नहीं लगे, उसका धंधा बंद हो गया और तेलगी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। जब तेलगी जेल में था तब भी वो यही सोचा करता था कि जेल से निकलने के बाद वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसके पास बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा आ सके। और उसी टाइम उसकी एक मुलाकात होती है एक इंसान से, जिसका नाम था रतन सोनी। रतन सोनी शेयर मार्केट के फेक शेयर बेचा करता था, जिसकी वजह से वो जेल में था। उस टाइम पर रतन सोनी तेलगी को बहुत सारे इलीगल बिजनेस आइडियाज दिया करता था, वो भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ, जिससे वो बाहर निकल के बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। और उनमें से एक आइडिया था फेक स्टैम्प पेपर का। और उस टाइम पे स्टैम्प पेपर का डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, स्टॉक मार्केट के अलावा इतना बड़ा हुआ करता था कि वो सबकी प्यास बुझा सकता था। तो जब तेलगी जेल से बाहर निकला तब उसने बहुत शातिर दिमाग से अपना नेटवर्क बिल्ड करना चालू किया और शुरुआत करी संजय गेकवार से, जो कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करते थे। उस टाइम पे नासिक प्रिंटिंग प्रेस इकलौती ऐसी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी जहां पर इंक और पेपर का यूज़ किया जाता था। जैसा कि आप जानते हो कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी जगह पे स्टैम्प पेपर का यूज़ होता है, और तेलगी ये बात उस टाइम पर समझ गया था। चाहे फिर वो काम प्रॉपर्टी का हो, चाहे पॉलिटिशियन का हो, चाहे वीज़ा का हो, या चाहे अंडरवर्ल्ड का, स्टैम्प पेपर हर जगह मायने रखता था। तो तभी तेलगी ने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के घोटाले का काम शुरू किया। इंक और पेपर की जुगाड़ तो उन्होंने लगा ही ली थी नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। उस टाइम पर जो प्रिंटिंग प्रेस खराब हो जाया करती थी, उसको डिसमेंटल करके पार्ट्स में बेच दिया जाता था। लेकिन तेलगी को ये सारी प्रिंटिंग प्रेस पूरी की पूरी तुरंत मिल जाया करती थी। उस टाइम पे इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसका जो धंधा था वो 18 स्टेट्स में फैल गया था, और उसमें 400 से ज़्यादा एजेंट्स इन्वॉल्व थे। और इन सब की वजह थी उस टाइम का करप्शन। और स्टैम्प पेपर एक ऐसी चीज़ हुआ करती थी जिस पे अगर एक बार साइन हो गए तो वो उसको लॉकर में रख दिया जाता था, और जब तक नहीं देखा जाता था जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। और इसकी वजह से जो पॉलिटिशियन या प्रॉपर्टी डीलर्स इसके स्टैम्प पेपर खरीदते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि ये स्टैम्प पेपर नकली है। और अभी तक ये स्कैम सिर्फ 2 लोग संभाल रहे थे, तेलगी और रतन सोनी। लेकिन कुछ टाइम बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और तेलगी इस धंधे को आगे बढ़ाता है अकेले। इस टाइम तक तेलगी की प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी थी, और उसके बहुत सारे एसेट्स थे कर्नाटका, बॉम्बे और गोवा में। साल 2000 में वो एक बार में जाता है और 90 लाख रुपए उड़ा देता है एक रात पे लड़कियों पर। जब तेलगी इतना बड़ा स्कैम कर रहा था, ब्लैक मनी छाप रहा था, सबको पता था, लेकिन फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था,
क्योंकि तेलगी अपनी सोसाइटी में कुछ अच्छे काम कर रहा था, जैसे कि मैरिजेस, एजुकेशन स्पॉन्सर करना, जिसकी वजह से लोगों के मन में उसकी इमेज अच्छी बन रही थी। लेकिन एज वी ऑल नो कि अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाओगे। उस टाइम पर एक एक्टिविस्ट कर्नाटका में रहकर स्कैम के बारे में पिछले 10 साल से रिसर्च कर रहा था। उस एक्टिविस्ट का नाम था जयंत एम दिनाकर। जब तेलगी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदना चालू किया तब जयंत भाई को थोड़ा सा तो डाउट हुआ कि पुलिस इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रही है। फिर जयंत भाई खुद जाके पुलिस में कंप्लेंट करके आते हैं, लेकिन फिर भी कोई पुलिस वाला इसके बारे में सीरियसली एक्शन नहीं लेता है। और फिर एक दिन एक रिपोर्टर ने 100 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी पुलिस इंस्पेक्टर के पास, जो कि और कोई नहीं जयंत एम दिनाकर ही थे। और जिनको वो रिपोर्ट भेजी थी वो जयंत भाई के दोस्त हुआ करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जयंत और तेलगी एक टाइम पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब जयंत अपने घर से बाहर निकलते हैं तब उन पर अटैक किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। किसी तरह उनको बचाया जाता है उनके दोस्तों के द्वारा, और ये अटैक किसी और ने नहीं, उनके दोस्त तेलगी ने कराया होता है अपने गुंडों से। लगातार पुलिस को तेलगी के खिलाफ कंप्लेंट आना शुरू हो गई, तो पुलिस ने भी सोचा क्यों ना इसके लिए कुछ एक्शन लिया ही जाए। तो पुलिस फिर अपना काम शुरू करती है। उस टाइम पर तेलगी का भाई कुछ लोगों को अजमेर भेजा करता था, जिससे तेलगी मिलने आया करता था। पुलिस भी अजमेर पहुंचती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, वहां पर 7 दिन रुकती है, लेकिन उनको कुछ भी नामो निशान नहीं मिलता है तेलगी के खिलाफ। पुलिस वालों को लगने लगता है कि जो उन्हें खबर मिली है वो गलत है, और वो वापस जाने के बारे में सोचने लगते हैं। पुलिस वालों के पास सारे सबूत होते हैं तेलगी के खिलाफ, लेकिन तेलगी उनको मिल ही नहीं रहा होता है, क्योंकि तेलगी का नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको हर खबर वक्त से पहले मिल जाया करती थी। लेकिन जब पुलिस हार मानकर वापस जाने के बारे में सोचने लगी तो अपने आखिरी दिन पर उन्होंने अजमेर की दरगाह चलने के बारे में सोचा कि माथा टेक के दुआ करते हैं, शायद उनको तेलगी मिल जाए। और जब वो दरगाह से बाहर निकल रहे होते हैं तब एक हवलदार की नज़र पड़ती है एक इंसान पर, जो कि और कोई नहीं तेलगी होता है। तेलगी पुलिस वालों को देख लेता है और समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, और इशारों में पुलिस वालों को बाहर आने के लिए बोलता है, जिससे दरगाह में कुछ भी हलचल ना हो। और फिर तेलगी को अरेस्ट किया जाता है। तेलगी को जब अरेस्ट किया जाता है तब उसके पास बहुत सारा गोल्ड मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारा कैश भी मिलता है। जो काम कर्नाटका की पुलिस नहीं कर पाई थी वो यहाँ पर हो जाता है। अरेस्ट होने के बाद भी उसको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती थी जैसे कि वो 5 स्टार होटल में हो, और ये बात न्यूज़ में चल गई, और उसके बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। तब दिल्ली पुलिस ने ये केस अपने हाथ में लिया और उन्होंने एक FIR दर्ज करी, और रिपोर्टर्स ने अपने सारे के सारे रिपोर्ट सबमिट किए, और फिर ये केस CBI को सौंप दिया गया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये समझ गई थी कि नीचे रह के तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे बहुत सारा करप्शन है। और 2003 में CBI ने तेलगी का नार्को टेस्ट किया, जिससे सारा का सारा सच बाहर आ गया। CBI ने सबके फ़ोन टैप करना चालू किया, जिससे उन्हें पता चला कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी डीलर, प्रेस और पुलिस ऑफिसर इसमें मिले हुए हैं। 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर की धांधली हुई है, और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका में नहीं, पूरे देश में। और 2007 में इसका फाइनल वर्डिक्ट आया, जिसमें CBI ने प्रूव कर दिया कि तेलगी गिल्टी है। उसको 30 साल की जेल हुई और 202 करोड़ की पेनल्टी लगी। और 2017 में तेलगी की एक बीमारी से मौत हो गई, जैसे कि हर्षद मेहता की मौत हुई थी। और उसके फ्यूनरल में 3000 से ज़्यादा लोग आए थे, बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस आए थे, बहुत सारे प्रेस वाले भी आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे, और कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। एंड दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया, एंड दैट वॉज द स्टैम्प पेपर स्कैम ऑफ तेलगी scam. So I hope you like the video. If you like the video, please hit that like button and that subscribe button to help us grow. And that's it. Have a nice day.